Very good evening to all of you. Yes, this is Nikita here from LearnX Nursing Team. मैं LearnX Nursing के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ. Today we will discuss PYQ series number 33. Okay, just give me 1 minute. Okay, question number 1. What is the most common cause of renal failure in patients with multiple myeloma? ठीक है, multiple myeloma के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज रीनल फेलियर का क्या बनता है? लाइट चेन डिपोजिशन, एम्लोइडोसिस, recurrent infection, and the hypercalcemia. First of all, what is multiple myeloma? मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है? मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द प्लाज्मा सेल्स. ठीक है, एंड मोस्ट कॉमनली ये जो मल्टीपल माइलोमा है ये कहाँ होता है? बोन मैरो में. ठीक है, एंड स्लोली लीड्स टू बोन डिस्ट्रक्शन. ठीक है, स्लोली इट लीड्स टू बोन डिस्ट्रक्शन. ठीक है, एंड ऑल्सो हैव हाई रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. ठीक है, अब देखो जब मल्टीपल माइलोमा होता है, ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि मल्टीपल माइलोमा में मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स होती है. ठीक है, एंड ये मोस्ट कॉमनली बोन मैरो में होता है एंड स्लोली इट लीड्स टू द कंप्लीटली बोन डिस्ट्रक्शन. साथ में पेशेंट जो है उसे हाई रिस्क होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का. ठीक है, अब हमको मेन कॉज ढूंढना है जिसके वजह से मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट को रीनल फेलियर हो सकता है. ठीक है, अब जब मल्टीपल माइलोमा होता है तब बेंस जोन्स प्रोटीन ये हमें मिलता है ब्लड एंड यूरिन में. ठीक है, ऑल्सो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन डिक्रीजेस. ठीक है, एंड जब इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो जो हमारा यूरिक एसिड है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा. यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा एंड कैल्शियम इंक्रीज होने की वजह से, यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट में क्या हो जाएगा? लीड्स टू रीनल फेलियर. सो वी कैन से कि हाइपरकैल्सीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर विद द मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया, नॉट लाइट चेन डिपोजिशन, नॉट एम्लोइडोसिस एंड नॉट द रिकरेंट इन्फेक्शंस. ठीक है, so most common cause of renal failure in patients with multiple myeloma is hypercalcemia because immunoglobulin production will decreases and uric acid and calcium production will increases. ठीक है, next question. Nurse is caring for a client with severe blood loss. Okay, severe blood loss हो गया. Who is prescribed multiple transfusion of the blood. ठीक है, एक पेशेंट है जिसको सीवियरली ब्लड लॉस हो चुका है, अब उसे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन प्रिस्क्राइब किए. ठीक है, nurse obtains which most essential piece of equipment to prevent the risk of cardiac dysarrhythmias. ठीक है, अब नर्स ऐसा क्या यूज करेगी, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट यूज करेगी कि पेशेंट को कार्डियक डिसअरिथमिया का जो रिस्क है वो उसे बचा सके. ठीक है, कार्डियक मॉनिटर यूज करेगी, ब्लड वार्मर यूज करेगी, ईसीजी मशीन यूज करेगी एंड द इन्फ्यूजन पंप यूज करेगी. सबसे पहली बात, पेशेंट को मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, सो चांसेस ऑफ कोल्ड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है,
क्योंकि मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन बोले हैं, एक खत्म हुआ दूसरा हमको लगाना है। तो जो और ब्लड कभी भी आता है ना तो वो एकदम कोल्ड ब्लड आता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा वार्म करते हैं उसके बाद में ही लगाते हैं। ठीक है, अगर कोल्ड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया आपने, बिकॉज मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको पेशेंट को करना है बिकॉज सीवियरली ब्लड लॉस हो गया है, सो देयर इज रिस्क ऑफ कार्डियक डिसअरिथमियास। और अब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नर्स ऐसा कौन सा इक्विपमेंट यूज करेगी जिससे कि वो कार्डियक डिसअरिथमियास को पेशेंट में प्रिवेंट करेगी। ठीक है, सो शी यूज ब्लड वार्मर। ठीक है, ताकि इजीली एंड जल्दी से उस इक्विपमेंट के थ्रू, ब्लड वार्मर के थ्रू ब्लड वार्म हो सके एंड पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सके। ठीक है, ब्लड वार्मर विल बी अ करेक्ट आंसर। इस तरीके का जो है ये हमारा ब्लड वार्मर होता है जो ब्लड को वार्म करता है जितना टेम्परेचर हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, so she will use the blood warmer. नो कार्डियक मॉनिटर, नो ईसीजी मशीन, नो इन्फ्यूजन पंप। ठीक है, कार्डियक मॉनिटर एंड ईसीजी मशीन का तो कोई रूल आउट ही रोल कॉल ही नहीं आता। एंड इन्फ्यूजन पंप से हम अगर हमें कुछ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड किसी पेशेंट को देना है, स्पेशली द पेशेंट्स हु आर इन द कार्डियक फेलियर, ठीक है, जिनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है दैट इज ओनली 25% और 20%, ठीक है, मीन्स लेस देन 40%, तो उन पेशेंट्स को हमें बहुत ही कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना पड़ता है, तो इन्फ्यूजन पंप हम लगाते हैं। ठीक है, कि जितना हमने सेट किया है उतना ही फ्लूइड उसे जाए पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी in which there is frequently repetition of words or the sentences is known as। ठीक है, मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है जिसमें फ्रीक्वेंटली रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है, जिसको हम कैटाप्लेक्सी कहेंगे, नेगेटिविज्म कहेंगे, वर्बिजरेशन कहेंगे, या फिर हम उसे मैनरिज्म कहेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं कैटाप्लेक्सी की। कैटाप्लेक्सी में क्या होता है? टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन। ठीक है, टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन। और ये क्यों होता है? ड्यू टू इमोशनल डिस्ट्रेस। ड्यू टू इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, फिर आता है हमारा नेगेटिविज्म। व्हाट इज नेगेटिविज्म? इट इज वी कैन से पेशेंट आर मोटिवलेस, कोई मोटिव नहीं है उनका लाइफ में। ठीक है, पेशेंट आर मोटिवलेस। ठीक है, देन आता है हमारा मैनरिज्म। व्हाट इज मैनरिज्म? इट इज हैबिचुअल रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता है वर्बिजरेशन, बिकॉज वर्बिजरेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड दी सेंटेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्बिजरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फीटल पोजिशन इन द गिवन इमेज। ठीक है, फीटल का पोजीशन आपसे पूछा गया है। राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स एंड द राइट ऑसिपिटो एंटेरियर। अगर हम पोजीशंस की बात करते हैं, ठीक है, ऑसिपिटो एंटेरियर, लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर विच इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टेरियर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा आता है ऑसिपिटो पोस्टेरियर। देन राइट ऑसिपिटो एंटेरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स एंड राइट ऑसिपिटो पोस्टेरियर। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इस इमेज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेबी का जो हेड है, ठीक है, जो ऑसिप्यूट एरिया है वो राइट साइड में है। ठीक है, सो हमें एक चीज तो पता चल गई कि राइट ऑसिप्यूट हमको देखना है। ठीक है, अब ये राइट ऑसिप्यूट ट्रांसवर्स है या फिर राइट ऑसिप्यूट एंटेरियर है? ट्रांसवर्स होता अगर ये कंप्लीटली स्ट्रेट होता। ठीक है, एंड हमारा ये जो ईयर है बेबी का ये एकदम बिल्कुल मिड लाइन में होता। ठीक है,
बट हियर व्हाट हैपेंस, ये जो है राइट ऑसिपिटो एंटीरियर को दर्शाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेबी कैसा है, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स से उसने थोड़ा सा जो है टर्न किया हुआ है, सो पेशेंट इज इन राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। क्लियर। ये बाकी जो आपके इमेजेस है, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑसिपिट पोस्टेरियर, लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑसिपिट पोस्टेरियर, ठीक है। देन मेंटम एंड ये सब तो हमारे एब्डोमिनल प्रेजेंटेशन के हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच nerve is more likely to be injured during IM injection in the dorsogluteal muscle। ठीक है, जब भी हम इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें एक नर्व को हमेशा बचा के देना है, इसीलिए हमें जो एग्जैक्ट टेक्निक होती है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की वो यूज करनी होती है। ठीक है, सो वो कौन सी नर्व होती है जो इंजोर होने के चांसेस होते हैं, स्कियाटिक नर्व, ब्रेकियल नर्व, फिमोरल नर्व और द पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व नहीं, फिमोरल भी नहीं, ब्रेकियल भी नहीं, इट इज स्कियाटिक नर्व एंड इट इज इजी, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया इसके पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for a patient for post-operatively use carefully hand hygiene and sterile technique when handling the patients। ठीक है, नर्स जो है, जो एक नर्स जो पेशेंट की केयर कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, सो वो केयरफुली हैंड हाइजीन भी कर रही है, स्टेराइल टेक्निक्स भी यूज कर रही है जब वो पेशेंट को हैंडल कर रही है, ठीक है। सो विच ऑफ मास्लो बेसिक ह्यूमन नीड इज बीइंग मेट बाय दिस नर्स। तो जो हमारा मास्लो हायरार्की जो बेसिक नीड का है, ठीक है, उसमें से कौन सा वाला जो मास्लो बेसिक नीड है वो यहाँ पे नर्स जो है वो यूज कर रही है पेशेंट के लिए, फिजियोलॉजिकल, safety and security, love and belongingness, and this self-esteem। Yes, which she is doing? Yes, she is doing here safety and security, because सबसे पहली बात तो वो पेशेंट की सेफ्टी देख रही है क्योंकि वो पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। एंड हैंड हाइजीन करके वो उसको सिक्योर भी कर रही है कि पेशेंट ऑलरेडी पोस्ट ऑपरेटिवली वो किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, which one is the most heat sensitive vaccine? ठीक है, मीजल, ओपीवी, आरबीसीजी एंड द जापानीज एनसेफेलाइटिस। सी, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीसीजी। एंड व्हाट इज आरबीसीजी? इट इज रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी, रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता, मैं क्वेश्चन लिखो, विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव, सिर्फ इतना पूछा जाता, ठीक है, तब आपका आंसर यहाँ पर होता ओपीवी, ठीक है। एंड विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आपको पूछा गया है, जिसमें कि मीजल, ओपीवी, आरबीसीजी एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस चारों ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आंसर आता है आरबीसीजी। अगर आरबीसीजी ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है, इफ आरबीसीजी इज नॉट इन ऑप्शन, देन ओपीवी इज योर मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, ठीक है। आरबीसीजी को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट वैक्सीन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तब भी आप आंसर में ओपीवी करोगे, आरबीसीजी नहीं करोगे, भले ही ओपीवी आरबीसीजी सेम दोनों भी आपके ऑप्शंस में है, ठीक है। अब मोस्ट हीट सेंसिटिव अगर हम देखते हैं, फर्स्ट होता है आरबीसीजी, ठीक है, देन होता है ओपीवी, देन होता है हमारा मीजल्स एंड देन आता है रोटा वायरस का वैक्सीन, ठीक है। एंड इट इज हीट सेंसिटिव और फ्रीज रेजिस्टेंट, ठीक है, हीट सेंसिटिव एंड फ्रीज रेजिस्टेंट दोनों में आता है ये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फ्रीज सेंसिटिव एंड हीट रेजिस्टेंट, फ्रीज सेंसिटिव एंड हीट रेजिस्टेंट, ठीक है। सो उसमें आपका आता है
hepatitis B, pentavalent, DPT, TD and the IPV. ठीक है. Then next question. A study compared 150 children with a particular disease, okay, with 300 disease-free children to examine past experience that may contribute to the development of the illness. What kind of the study is this? ठीक है. क्या हो रहा है यहाँ पे? 150 चिल्ड्रंस है जिनको डिजीज है एंड 300 चिल्ड्रन है जो कि डिजीज फ्री है. ठीक है, जिनके अंदर में डिजीज नहीं है. एंड ये स्टडी जब वो कंडक्ट कर रहे हैं तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं. ठीक है, जो रिसर्चर है वो पास्ट एक्सपीरियंस को भी पास्ट एक्सपीरियंस देख रहा है दैट मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इलनेस, कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इलनेस को कॉज कर रहा है. तो वो यहाँ पे कौन सी स्टडी कंडक्ट कर रहा है? कोहॉर्ट, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल, केस स्टडी और द केस कंट्रोल. एक होता है कोहॉर्ट स्टडी जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी. ये क्या होता है? यहाँ पे हमें टाइम गोस टुवर्ड्स फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट टू फ्यूचर हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि कॉज टू इफेक्ट. ठीक है. एक होता है केस कंट्रोल स्टडी. केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी में मतलब क्या था? केस तो वो जिनको डिजीज है एंड कंट्रोल वो जिनकी डिजीज कंट्रोल में हो गई, वो अब वो डिजीज फ्री है. ठीक है, फ्री ऑफ डिजीज. एंड इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. ठीक है, यहाँ पे कैसे करता है स्टडी रिसर्चर? इफेक्ट टू कॉज. डिजीज हुई थी, अब वो उसका कॉज देख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कैसा जाता है? आगे की तरफ फ्रॉम पास्ट, बट जो स्टडी का डायरेक्शन है वो कहाँ जाता है? बैकवर्ड. ठीक है, दिस इज केस कंट्रोल स्टडी. यहाँ पे क्या कर रहा है? एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है वो रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है पास्ट एक्सपीरियंसेस से. ही इज टेकिंग सैंपल टुवर्ड्स द फ्यूचर. ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, केस कंट्रोल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Infection transmitted to man from the vertebrate animals are known as exotic, anthropozoonosis, zooanthroponosis, epizootic. Yes, yes, which will be the correct answer here? Answer number B. एंथ्रोपोजोनोसिस में क्या होता है? वर्टिब्रेट एनिमल से मैन को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है. ठीक है. देन व्हाट इज एक्सोटिक? एक्सोटिक क्या होता है? इंपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री. कोई भी जो डिजीज है वो दूसरे कंट्री से आई है. ठीक है. एक होता है जू एंथ्रोपोनोसिस. जू एंथ्रोपोनोसिस में क्या होता है? मैन टू एनिमल, लाइक ह्यूमन टीबी कैटल्स को हो जाती है, मैन टू एनिमल्स. देन एपिजोटिक क्या होता है? जैसे एपिडेमिक होता है ह्यूमंस में, सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज, लाइक दैट एपिजोटिक होता है सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एनिमल. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिम्फ एडिनोपैथी. ऐसा कौन सा डिजीज है जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है लिम्फ एडिनोपैथी? मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स एंड द रूबेला. यस, इट इज रूबेला. नो चिकन पॉक्स, नो मम्स, नो मीजल्स. रूबेला को हम और किस नाम से जानते हैं? जर्मन मीजल्स. ठीक है, इसमें 3 फेजेस होती है यहाँ पे. ठीक है, एंड बिफोर दैट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 to 21 days.
ठीक है। देन यस, 3 फेजेस होती हैं इसमें। एक होता है प्रोड्रोमल फेज, इसमें फीवर प्लस कोरियोजा होता है। ठीक है। एक होता है लिम्फ एडिनोपैथी का फेज। ठीक है। पोस्टेरियर ऑरिकुलर या फिर जो पोस्टेरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है। पोस्टेरियर ऑरिकुलर एंड पोस्टेरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है। एंड लास्टली आता है रैशेस। रैशेस कैसे होते हैं? फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस एंड देन द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? रूबेला। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द lymph adenopathy is the rubella disease. ठीक है। ओके। So thank you everybody. I hope this video will be helpful for all of you for the upcoming exams. Thank you.